एक स्फेरिकल, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमैटिन या फिर हम लोग कहें क्रोमैटिन मटेरियल रहता है, या फिर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. सो क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड क्रोमोसोम के ऊपर ही देयर आर जीन्स आर प्रेजेंट. क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द chromosome, and these genes are responsible for the transmission of the hereditary characters from the parents to the offspring. These genes are responsible for the transmission of hereditary character from the parents to offspring. Nucleus को हम लोग क्या करते हैं? We can stain the nucleus so we can see it under the microscope. So another thing is that कि nucleus control all the activities of the cell. Nucleus is used to control all the activities of cell. Another is your nucleus contains the thread-like structure, chromosome है, which we can see only during when the cell used to divide. यानी क्रोमोसोम को हम हमेशा नहीं देख सकते हैं, हम हमेशा क्या देख सकते हैं? थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल देख सकते हैं. बट जो है जब सेल डिवाइड होने वाली रहती है तभी हम जो है क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं. Then we can see the chromosome only when the cell used to divide. Another is जब हम बात करें क्रोमोसोम्स की बात करें तो हर स्पीशीज की जो सेल होती हैं उनमें फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. हर स्पीशीज की जो सेल होती है दे आर हैविंग फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स का नंबर फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि किसी में कम किसी में ज्यादा, नहीं, एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. न्यूक्लियस को सराउंड करती है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि पोरस होती है, पोरस छिद्रदार होती है, और जिसके थ्रू सब्सटेंस कैन पास एंड कैन गो इनसाइड. यानी जो भी जैसे न्यूक्लियस में सिंथेसिस होते हैं, तुम्हारा मेनली सिंथेसिस किसका होता है? राइबोसोम वगैरह का. तो दीस राइबोसोम दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, बट आफ्टर दैट ये जब सिंथेसाइज होने के बाद ये जो है तुम्हारा राइबोसोम्स ये बाहर चले जाते हैं साइटोप्लाज्म में वाया दिस, यानी उसको पास करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को. अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियोलस इज अ रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियोलस इज द रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड दिस न्यूक्लियोलस इज आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. ठीक है. अब हम बात करते माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दे आर टाइनी रॉड शेप और स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द सेल. कहाँ पे पाए जाते हैं? इनसाइड द साइटोप्लाज्म. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? द रेस्पिरेशन, site of respiration inside the cell. The site of respiration inside the cell is your mitochondria, and that's why mitochondria is also known as the powerhouse of the cell, because the energy liberation process takes place on the mitochondria. और mitochondria ही वो site है, ठीक है, mitochondria ही वो site है जहाँ पे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही वो साइट है जहाँ पे क्या होता है कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन होता है. और रेस्पिरेशन में होता क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. अब हम बात करते हैं सेल वॉल. तो सेल वॉल प्लांट में जो है सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. और ये काफी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आनी चाहिए, ट्राई हम कर रहे हैं, आवाज सही आनी चाहिए. बट सही नहीं आ रही है. सही नहीं आ रही है सर. आ रही है सही. अच्छा, तो सही है. हम बात कर रहे थे कि तुम्हारा ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल, दिस सेल वॉल इट इज एक्चुअली आपकी आवाज भर करके आ रही है. भर करके आ रही है. एक्चुअली में हमने बहुत यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन हो रहा था तो हमने हाथ लगा रखा था, तो इसलिए हो सकता है. आप ठीक आ रही होगी. अब हमने भर कर, अब तो नहीं आनी चाहिए भर के. नहीं आ रही है. सही है सर, अभी सही है. अभी सही है, वो हमें लगा. चलिए ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कि ये जो सेलुलोज प्लांट सेल वॉल, दिस सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है. अब ये सेलुलोज हाईली रिजिड इन स्ट्रक्चर होता है और ये सपोर्ट करता है, और ऐसा हर सेल के ऊपर होता है, यानी प्लांट की हर सेल के ऊपर सेल वॉल इज देयर.
जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, क्योंकि प्लांट्स की एक खास बात है, द प्लांट्स दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो स्केप नहीं कर सकते हैं हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से, तो इसीलिए नेचर हैज गिवन एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ द सेल वॉल। नेक्स्ट कम्स योर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनेली है, यहाँ तक हमने शायद पढ़ा दिया था, फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसमें कि क्या है, देयर इज chlorophyll is present and chlorophyll takes part in the process of photosynthesis। और हर एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, कई सारे होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। तो और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो यही टेक प्लेस करती है, यानी ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट इज टेक्स प्लेस इन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, एक तरह का प्लास्टिड है। प्लास्टिड एक तरह के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उन्हीं में एक तरह का प्लास्टिड है, वो है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कंटेनिंग। और प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन, ये कलर इम्पार्ट करता है क्रोमोप्लास्ट। और लीकोप्लास्ट भी एक तरह का प्लास्टिड होता है। ये प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। और प्लास्टिड्स का काम क्या है, प्लास्टिड्स का एक्चुअली काम ये है कि ये जो है, ये सिर्फ जो है एनिमल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट, और अगर कोई कलरफुल है तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल जो है, अगर प्लांट सेल की हम बात करें तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, एब्सेंट होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। देखिए अगर यहाँ पे एनिमल सेल की बात देखो, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये छोटे छोटे एकदम है, और कई बार किसी सेल में नहीं भी होंगे। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, ये जैसे यहाँ पे देखिए, तो प्लांट सेल में ये मैच्योर प्लांट सेल है, इसमें एक पूरा बड़ा सा हिस्सा, ये पूरा वैक्यूल है, ये दिख रहा है यहाँ पे वैक्यूल। इट इज बीन 80% ऑफ द स्पेस ऑफ द प्लांट इज ऑक्यूपाइड बाय, प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट, एक्चुअली अंजलि ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। You know, the plants, they used to synthesize the food with the help of the photosynthesis. After the synthesis of the food, that is in the form of the starch, oil, these all food, they are being stored. ये कहाँ स्टोर रहते हैं, इनको हम स्टोर करते हैं वो प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड्स सेल ऑर्गेनेली का एक हिस्सा है, ठीक है। तो वापस चलते हैं, हम ये वैक्यूल पढ़ रहे थे। तो the vacuole is filled with the liquid that is called cell sap, which contains dissolved sugar and salt। तो cell sap क्या है, जो वैक्यूल है उसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसी को हम लोग cell sap कहते हैं। और the pressure of the liquid pushes the outer parts of the cell, keeping the plant cell turgid। और इसी cell sap की वजह से ही जो प्लांट सेल है वो टर्गिड बनी रहती है, क्योंकि वो प्रेशर करता है। फंक्शन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल का फंक्शन क्या है, एक्चुअली इट यूज्ड टू स्टोर वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल, क्योंकि प्लांट में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो यहाँ क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है सेल, वो उसी की एक सेल वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स हैव, कहें वो यूनिसेलुलर एनिमल ही क्यों ना हो, उनके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म है टू जो है, so that to remove their waste product। सर स्पीड बहुत है आपकी, प्लीज थोड़ा स्लो पढ़ा दिया क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके, अच्छा बोल दो माइक में, समझ में तो आ रहा है बट ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है। अच्छा ठीक है। वैक्यूल आर स्टोर्ड bubbles found in the vacuole are storage bubbles found in the cell। Yes, you can make this definition, they are the storage bubbles। और we can simply say ये लोग एक क्या कहते हैं, empty spaces हैं। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं, तो जो वैक्यूल है वो एक empty space है,
और वैक्यूल जो मेनली तुम्हारे प्लांट सेल में ही पाई जाती है, और एनिमल सेल में अगर होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है, स्मॉल होती है या फिर एब्सेंट होती है। लेकिन प्लांट सेल में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि प्लांट सेल में क्या करती है, ये एक्सक्रीशन, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं प्लांट सेल में, उनको, क्योंकि वहां पे प्लांट में कोई अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, तो उनको ले जाके उनको ये वहां पे स्टोर कर दे। 42 लिख लीजिए सर। तो उनको ले जाके ये स्टोर करती है वहां पे प्लांट सेल में, ये वैक्यूल में, इसीलिए लार्ज होता है। और दूसरी चीज क्या है कि जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, उसमें लिक्विड और शुगर ये सब डिजोल्व रहता है, जिसकी वजह से वो प्लांट सेल काफी जो है टाइट बनी रहती है। जिसे हम लोग ऐसे टाइट फॉर्म कहेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे टारगेट कहेंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो मूली लेते हैं, तो ताजी मूली लाओगे एकदम टाइट रहेगी ना, और अगर मूली को आप कुछ दिन छोड़ दोगे, ठीक है, कुछ दिन छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, एकदम मुरझा जाएगी, तो वो नॉन टारगेट हो जाएगी, प्लेसिड हो जाएगी। प्लेसिड कंडीशन कहते हैं सर, प्लेसिड कंडीशन कहते हैं प्लेसिड में, ठीक है। और यहीं पे हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि जो एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल में क्या है कि उनके पास अपना, चाहे वो यूनिसेलुलर एनिमल ही क्यों ना हो, उनके पास खुद का अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है, ठीक है। और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से वो जो है एक्सक्रीट कर पाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये पूरा हमने एक बार दिखा भी दिया था। तो बाहर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसके किसके बीच में पाया जाता है, बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। और इस साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस, एंड आल्सो साइटोप्लाज्म इंक्लूड, यानी साइटोप्लाज्म में इंक्लूड रहता है सेल ऑर्गेनेलीज। जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द साइटोप्लाज्म। एक और बताया था प्रोटोप्लाज्म, याद करिए, आपको एक बताया था हमने प्रोटोप्लाज्म। तो whatever the living matter including your nucleus, cell organelles and jelly like substance, that is your cytoplasm, that is contained inside the cell, it forms the protoplasm। यानी हिंदी में एक बार सुन लीजिए, देखिए आप एक बार अंग्रेजी में सुनते हैं, हिंदी में सुनते हैं, इसलिए आपको पता हो जाना चाहिए। तो यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो भी कुछ मौजूद है लिविंग नेचर में, उसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि जो है, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये सब मिलके क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। इसी तरह अगर हम कहें कि डेड सेल में प्रोटोप्लाज्म होगा, तो नहीं, डेड सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटोप्लाज्म का नेचर लिविंग होता है। What is involved in the cytoplasm? Actually, cytoplasm, it includes the ground matrix, jelly-like substance कह लो simply, और plus जो सेल ऑर्गेनेल, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और दूसरे सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब है ना। तो ये सब मिलके तुम्हारा साइटोप्लाज्म बनाते हैं। अब बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की एक खास बात क्या है, साइटोसोल। तो साइटोसोल क्या है? वेरी गुड राजेंद्र प्रसाद निर्मल, अपना नाम बताएं प्लीज। ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार। साइटोसोल क्या है? अब हमने क्या, साइटोप्लाज्म आल्सो इंक्लूड्स योर सेल ऑर्गेनेल, लेकिन अगर सेल ऑर्गेनेल्स को हटा दें तो बाकी बचेगा क्या, ओनली जेली लाइक सब्सटेंस, वाटरी सब्सटेंस which dissolve salts and other substance in it, so that forms your cytosol। ठीक है सर, प्लीज टेल मी क्या चीज, साइटोप्लाज्म बता चुके हैं, कॉल मी लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों सब्सटेंस रहते हैं सेल में, सॉरी सेल में लिविंग और नॉन लिविंग, जाहिर सी बात है। अब अगर हम कुछ सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स क्या लिविंग होते हैं क्या? लेकिन अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो वो सब लिविंग में नेचर में आ जाता है। भाई नॉन लिविंग लिविंग नहीं समझ रहे हो आप लोग?
नमक है, शक्कर है, ये लिविंग में आएगी क्या? नो सर। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी इसको ध्यान नहीं दूंगा। वैक्यूल का भी हम लोग फंक्शन कर चुके हैं, ठीक है, सो नो नीड टू टॉक अबाउट द। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? जो सेल मेम्ब्रेन आउटर में होती है, चाहे वो दोनों में ही पाई जाती है, और प्लांट सेल में भी। हाँ, सेल वॉल नॉन लिविंग इन नेचर होती है, वेरी गुड। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग इन नेचर होती है, लेकिन ये याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग इन नेचर है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों में ही पाई जाती है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। और सेल मेम्ब्रेन का जो काम है, इतनी देर देर में डार्क डार्क शॉर्ट रूम ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप, डार्क शॉर्ट रूम है। तो जो सेल मेम्ब्रेन का जो काम है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का जो काम है वो भी क्या है कि इट यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। कैसे? इसीलिए इसका नाम भी अगर आप ध्यान देखिए, इसके हमने 3 नाम बताए थे। एक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक था तुम्हारा कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद दूसरा था तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और एक था सेल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी सेमी, दैट मींस इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, यानी कुछ सब्सटेंस को तो पास करने देता है, पर कुछ वाइटल सब्सटेंस को सेल के बाहर नहीं जाने देता है। और इसी तरह से सेल को जो जरूरतमंद सब्सटेंसेस है वो सेल के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में होती है। सिर्फ रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, या फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट है, एक हिस्सा, आधा हिस्सा तो जो है तुम्हारा उसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, बट बाकी का जो फिक्सेशन होता है, दैट इज योर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। सेल वॉल का हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसलिए वहां नहीं देखेंगे। अब कंपैरिजन देख लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है, अंतर या फिर सिमिलैरिटीज भी जो है रहेंगी। तो दोनों में क्या है? सेल वॉल इज सॉरी दोनों में क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, दैट मीन प्लांट सेल हो चाहे चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। दूसरी चीज क्या है? दोनों में ही साइटोप्लाज्म होगा। तीसरी चीज क्या है? दोनों में ही न्यूक्लियस होगा। और एक और न्यूक्लियस होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानिए कि अगर किसी सेल से हम न्यूक्लियस निकाल देते हैं, अगर किसी सेल से हम न्यूक्लियस निकाल देते हैं तो वो सेल जिंदा नहीं रहेगी, वो डाई आउट कर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम ई न्यूक्लिएटेड सेल की बात करें तो ई न्यूक्लिएटेड सेल विल नॉट सर्वाइव लॉन्ग, इट विल डाई आउट। आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू। हाँ, वही नेटवर्क इशू है भैया, आप क्या कर सकते हैं बोलिए। तो डेविड स्ट्रैक डांसर, यस डांसर, ये डांसर कौन है भैया? अजय डांसर है क्या? बोलो। यस सर, अजय डांसर है। अजय, तुम्हारी अटेंडेंस तो एक भी नहीं है, आज पहली बार आए हो क्या? बोलोगे नहीं अब? अब प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और साथ ही साथ प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब डिफरेंस की बात करते हैं, क्या अंतर होगा? तो जैसे पहला अंतर, आप बाहर से चलिए, सेल के बाहर से अगर चलिए, तो सेल के बाहर से अगर आप देखेंगे तो जो है क्या है कि सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। दूसरी चीज क्या है? फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल है क्लोरोप्लास्ट इन इट, यानी उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं। अगर एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता तो वो फोटोसिंथेसिस करवा पाते हैं। और थर्ड थिंग है इसकी लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ऐसा कोई लार्ज वैक्यूल नहीं होता है।
हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे जब भी देखते हैं सेल को, तो हम कैसे देख पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ द स्टेन, स्टेन की मदद से देखते हैं। इसी को हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे आपको। तो स्लाइड ऑफ देखिए, आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। तो जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो माइक्रोस्कोप के नीचे भी ये जो 50x जूम पे इन्होंने देखा है, तो इसी तरह दिखेगा। ठीक है, आप सब देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे ये जो मोटी मोटी सी दीवार दिख रही है, ये क्या दिख रहा है? सेल वॉल दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सभी में जो है, जो न्यूक्लियस है वो किनारे की तरफ है यहाँ पे। ठीक है, ये न्यूक्लियस किनारे की तरफ है। इधर ये डॉटेड स्ट्रक्चर किनारे की तरफ दिख रहा है, ये किनारे की तरफ दिख रहा है। ठीक है, और भी कोई पिक्चर है इसमें? अभी नहीं है। एक मिनट, और एक अच्छा सा, ये देखिए, ये प्रेजेंट नहीं हो रही सर, इसलिए। एक मिनट में मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो प्रोकार्योटिक सेल के बारे में भी बताएंगे, आने तो दो, आने दीजिए तब तो दिखाएंगे। नमस्कार सर। अच्छा, देखा नहीं हमने सर कल। अरे सर अभी शायद मैं सीन भी नहीं आया होगा। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक पिक्चर खोज नहीं पा रही है, रुक जाओ, कट करते हैं। बहुत अच्छी पिक्चर है, लेकिन हम आपको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो यू कैन सी दिस इमेज। आप यहाँ पे ये एक इमेज ऐसे करके रुक जाओ। अच्छा, एक तरीका है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। शायद विंडो, ये देखो, अब देखिए, ये देखो, अब देखिए, ये साइड में ये उल्टा पिक्चर है। यहाँ पे आप देखिए, ये पेरिफेरी पे है। जब भी कभी ऐसे पेरिफेरी पे, किनारे की तरफ, पेरिफेरी मींस किनारे की तरफ ऐसे करके देखिए, न्यूक्लियस अलग से दिख रहा है, गोल गोल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है। और ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, ये क्या है? प्लांट सेल है। डिवीजन आते हैं सेल का, डिवीजन होता है। सेल कब डिवाइड करती है? देखो, सेल की कई फेज है। जब सेल मैच्योर होती है तब वो डिवाइड करती है। ठीक है, सेल की कई फेजेस है। ये देखिए, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं। इसी तरह अगर आप वो देखेंगे, क्या कहते हैं, स्लाइड ऑफ ह्यूमन सेल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इमेजेस पे ले चलता हूँ। इमेजेस, सेवरल इमेजेस, यस, वेरी गुड। ये देखिए, ये सारे
हम आपको लेकिन ओरिजिनल पिक्चर दिखाना चाहते हैं, तो आप ओरिजिनल पिक्चर जब देखोगे तो आपको इस तरह दिखेगा, ये ह्यूमन चीक सेल का एकदम एग्जैक्टली। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो सेंटर में न्यूक्लियस है, हर जगह सेंटर में न्यूक्लियस है। थोड़ा और अगर अच्छा कोई स्लाइड बना हो या हाई रेजोल्यूशन पे, हम हाई रेजोल्यूशन पे आपको बाद में दिखाएंगे, पहले ये वाला अगर इस चित्र में भी आप देखो तो सब में सेंटर में न्यूक्लियस है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सब जगह सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई आपको वो नहीं दिख रही है, सेल वॉल नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये सेल वॉल नहीं दिख रही है, तो दैट मीन्स की जो है, और ये स्टेन की गई है। ये कलर कैसा है, यानी डाई लगाई गई इनके ऊपर। देयर आर सर्टेन अदर पिक्चर्स आल्सो यू कैन सी सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। तो ये सब क्या है, तो हम अगर पहचानना चाहते हैं कि ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है, तो उसके सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस से ही पहचानते हैं। इसकी शॉट ले लेना, मेरे मैं स्क्रीन नहीं ले पा रही, कोई बात नहीं, आपको ये सब मिल जाएगा। और ये बिगेस्ट ब्यूटी टीचिंग ऑनलाइन यही है कि हम जब जो चीज बोले वो चीज आपको तुरंत दिखा सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड वाली क्लासरूम का ये ड्रॉबैक है कि हम तुरंत आपको वो चीज आपकी आंखों के सामने नहीं ला सकते। तो मूविंग बैक टू आवर बुक, ठीक है। अब आपने डिफरेंस देख लिया, और हाँ कोई ये पूछ रहा था सेल डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। दिखते हैं, मिल जाता होगा तो दिखा सकते हैं, बट इसका रियल इमेज मिलना मुश्किल रहेगा, डायग्राम में ही मिलेगा। मैंने कहा ना रियल इमेज इसका नहीं मिल पाएगा। एक जगह शायद कुछ रियल देने की कोशिश की गई। ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन पे देखिए, यहाँ पे ये बनाया गया है, ये रियल पिक्चर है। और अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे ये रहा, ये सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल से ये स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं। तो आपने पूछा था, किसी ने एक ने पूछा कि सेंट्रियोल का काम क्या है, तो वो ये चीज काम है, ठीक है। तो बहुत सारे पिक्चर्स हैं आपको। और कोई ये पूछ रहा था सेल साइकिल, सेल कब डिवाइड होगी, तो सेल देखिए, सेल ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ की ये फेज होते हैं, और फिर डीएनए सिंथेसिस, और यहाँ पे एक छोटे से हिस्से में सेल डिवाइड करती है। तो यानी एक पूरी सेल साइकिल है, जिसे हम लोग कई भाग में डिवाइड करते हैं ना। तो कौन कौन सी, एस फेज, तुम्हारा G1 G2 एंड एस फेज, ठीक है, G1 G2 एंड एस फेज, और एक है डिवीजन फेज। आप लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग चलते हैं आपके बुक के ऊपर। प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक हम बताएंगे अभी। प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक मेन डिफरेंस ये है कि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, तो जो प्रोकार्योटिक जो सेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि द न्यूक्लियस इज डज नॉट हैविंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, absence of nuclear membrane is there, that means nuclear membrane वहां पे नहीं होती है। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस इज वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो दैट सेल इज कॉल्ड द यूकार्योटिक सेल। ये देखिए, एक इन्होंने क्या है कि माइक्रोस्कोप के नीचे अनियन पील बनाने के लिए कुछ नहीं, एक प्याज का टुकड़ा लेते हैं, उसमें से अंदर से एक पील निकालते हैं उसकी, और फिर उसके बाद उसको स्लाइड पे वाटर पे रखते हैं, आफ्टर स्टेन करेंगे। ये भी आप लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट कम्स योर एनिमल ह्यूमन चीक सेल। तो ह्यूमन चीक सेल में हम क्या करते हैं, एक टूथपिक लेते हैं, अंदर हल्का सा स्क्रैप करते हैं, बहुत ज्यादा स्क्रैप करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा स्क्रैप करते हैं, उसके बाद उसको स्लाइड के ऊपर रखते हैं, और स्लाइड के ऊपर रखने के बाद वाटर ड्रॉप के ऊपर, फिर उसके बाद देखते हैं तो ह्यूमन चीक सेल्स आपको दिखने की, वो एनिमल सेल। अब आ गया आपका प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल्स को हम जानेंगे।
तो सेल जिसमें कि न्यूक्लियर मटेरियल इज विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी बता ही चुके हैं दैट। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा अगर क्या चीज है देखिए, देखिए 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 on the plan of implementation. हाँ, साइट साइट वैसे ही आ जाएगी, सजेशंस लेकिन नहीं आएगा, ये तो वो गूगल स्प्रेडशीट ये अलग है, स्कूल पे आएगी ये। हाँ, बिना लिंक के नहीं होगा, इंटरनेट पे नहीं सर्च। ओके स्टूडेंट, सो सर प्लीज टेल निश्चित क्वेश्चंस। निश्चित क्वेश्चन क्या है, कोई बात बता दो प्लीज, क्या है प्रतीक भैया? अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए इसके बीच में, हमने ध्यान नहीं दे पाया। निश्चित कोई क्वेश्चन, हमें निश्चित का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रोकार्योटिक का एग्जांपल बैक्टीरिया, ठीक है सर। इज जीन एंड डीएनए आर डिफरेंट? देखो जीन की बात करें तो जीन और डीएनए क्या है, देखो क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम जो होता है, अगर एक क्रोमोसोम कहें तो उस एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, समझ रहे हो, ध्यान से समझो। एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है और वो डीएनए मॉलिक्यूल काफी बड़ा होता है, और उसी डीएनए मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर हिस्सा, उसी डीएनए मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो कि कोड करे कोई स्पेसिफिक प्रोटीन या कोई एक स्पेसिफिक काम करे, नॉन कोडिंग जीन्स भी होती हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा, और तो उसी को हम लोग जीन कहते हैं, यानी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन और साइलेंट इन नेचर, दैट इज नोन एज योर जीन। ठीक, प्रोकार्योटिक को हम लोग प्रिमिटिव सेल कहते हैं, बहुत पुराने एनिमल्स होते हैं, बहुत पुराने एनिमल्स नहीं होते हैं एक्चुअली, ये सेल है प्रिमिटिव टाइप सेल। प्रिमिटिव मींस पुराना नहीं पुराना नहीं होता है, प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप समझ रहे हैं, जैसे जब कोई चीज शुरुआती दौर में आविष्कार होता है, फिर उसका धीमे 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 एडवांसमेंट आते हैं, वो होता है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई, ये सब प्रोकार्योटिक सेल्स हैं। खुशी, ओनली वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन प्रोकार्योटिक सेल, यस यस ऑफ कोर्स वन क्रोमोसोम। सर प्लीज टेल निश्चित क्वेश्चन, निश्चित क्वेश्चन है क्या? बता दिए सर। हो गया सर, हो गया। दोबारा रिपीट कर दीजिए, दोबारा रिपीट यही कर देते हैं कि देखो जो एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम तो बहुत सारे होते हैं, और तो क्रोमोसोम और अलग अलग तरह के भी होते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं कि क्रोमोसोम हर स्पीसी के फिक्स होते हैं, क्रोमोसोम हर स्पीसी के फिक्स होते हैं, और जो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एक क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल, और उस डीएनए मॉलिक्यूल का कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। Particular segment of the DNA that performs a specific function, or we can say sometimes it has been said कि it used to code for specific protein, but हमेशा हम इसको परिभाषा को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि there are silence genes also which does not code for any kind of the protein, ठीक है, it does not code for any kind of protein. ऐसे ही है सब में।
तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस चैप्टर को कल कंटिन्यू रखते हैं। आज आप लोग की नेक्स्ट क्लासेस भी होंगी एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट। और सभी लोग ध्यान से जुड़िए, क्योंकि ये जो इसका ड्रॉबैक है वो उसका फायदा भी है। अभी आप देखिए मैंने आपको क्या क्या चीजें दिखा दी, एकदम से मैंने आपको यहाँ लेके चला गया, यहाँ पे